गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कौर गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना चैनल एन स्क्वायर कोचिंग्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. खुरमी, जो कि आप जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। एक तरीके से हमारे लिए ग्रंथ है जिसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं, वैसे ही अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हमें आर.एस. खुरमी, जो कि आप जानते होंगे एक बुक आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आर.एस. खुरमी, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज उठ के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बुक को जरूर परचेज कर लेना है। तो देखिए, ये जो वीडियो सीरीज होगी मेरी आर.एस. खुरमी को पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आर.एस. खुरमी पढ़ने बैठे हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप एक आर.एस. खुरमी की बुक खरीद लीजिए। 450-500 रुपए के आसपास की बुक आती है। वो बुक आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी और आपको बस उसमें क्या करना है, आपको उस बुक में टिक नहीं लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी होती है, उसमें थ्योरी भी आती है। तो मैं यहाँ पे आज से थ्योरी स्टार्ट करूंगा। आप लोग उस थ्योरी को समझिए, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस थ्योरी को आप लोग पढ़िए, बुक से पढ़िए, और जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए अच्छे से। ये जो वीडियो सीरीज होगी ये उनके लिए है। मैं उन दोस्तों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। जैसे कि हमारे दोस्त जो जॉब कर रहे हैं, या उन स्टूडेंटों के लिए जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी उनको आती है लेकिन हिंदी से पढ़ने के बावजूद वो जब इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कहीं भी तैयारी करेंगे तो आपको हिंदी में तैयारी नहीं कराई जाती। तो मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि आप हिंदी पढ़िए या मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश में भी आपको कमांड करनी पड़ेगी। अगर आप देखा जाए तो हिंदी से, अगर आप टेक्निकल भाषा में देखेंगे तो टेक्निकल में हिंदी से ईजी पड़ती है इंग्लिश। इसीलिए मैं भी प्रेफर करूंगा कि आप भी इंग्लिश को ही तवज्जो दें, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। समझाना हिंदी में ही है, लेकिन जो वर्ड्स होंगे, क्योंकि मैं उनको हिंदी में पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, और करना भी नहीं चाहिए। आपको बस उसमें समझना है अच्छे से। तो और उन दोस्तों के लिए भी है, ये ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं डिप्लोमा के अंदर, वो इसको नहीं देख सकते, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर करूंगा, लेकिन बस डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। डिटेल में पढ़ने के लिए जो भी अदर सीरीज चल रही हैं आपको उनको देखना पड़ेगा। और जो बच्चे केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खास तौर से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो थर्ड ईयर में हैं, जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में एंटर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के अंदर थर्ड ईयर में आए हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज प्रेफर करूंगा कि आप इसको जरूर देखिए। क्योंकि तैयारी हम अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आगे जाके हमको फायदा मिलेगा। आप उसके बाद चाहे आप जाके कहीं कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग पढ़िए या ऑनलाइन आप कहीं पढ़ेंगे, आपको उसमें बेनिफिट जरूर होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बस थोड़ा सा अपना बेस तैयार करना है। उस बेस को तैयार करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आर.एस. खुरमी की बुक देखेंगे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है मैकेनिक्स। और ये देना भी चाहिए क्योंकि मैकेनिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप इसके देख ही सकते हैं कि आगे नाम से पता चल रहा है मैकेनिकल, बस एस हटा के एल लगाना है मैकेनिकल, तो बाकी का मैकेनिक्स रह जाएगा हमारा। इसको हिंदी में हम यांत्रिकी कहते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का मतलब क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज से हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं केवल आपको आर.एस. खुरमी समझाऊंगा। मैं उसमें आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल आपको जितना मुझे लगता है, जितना मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना ये इसमें जरूरत होगी मैं उतना आपको समझाऊंगा। और साथ के साथ क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब आप पहली हेडिंग देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगी डेफिनेशन, ठीक है ना। जो इसकी आपकी इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परिचय। तो देखिए, अब मैकेनिक्स होता क्या है हमारा, इसका सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन दे रखी है कि इसका परिचय दे रखा है मैकेनिक्स का, कि इंट्रोडक्शन के अंदर यानी कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है अपनी बुक में से। तो आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी, डेफिनेशन की द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स along with their application to engineering problems। यानी कि हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप अगर मैं इसकी समझाना चाहूँ तो क्या हुआ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
विज्ञान की वह शाखा, देखिए आपको मैकेनिक्स भी लिखा मिलेगा और ज्यादातर जब लिखा जाएगा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा जाएगा। सब्जेक्ट का नाम केवल मैकेनिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या है आपका, इंट्रोडक्शन है आपका, इसका परिचय क्या है कि मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है, या हमारी जो इंजीनियरिंग की वह शाखा है, इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंदर हम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की जो भी हमारे लॉ होते हैं, छोटे छोटे नियम अभी आप आगे पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिए होंगे, जो भी फाइनल ईयर में होंगे उन लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि मैकेनिक्स के अंदर जो आपके छोटे छोटे नियम होते हैं, जैसे बलों का नियम, बल बहुभुज का नियम, इन सबको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर उनका एप्लीकेशन करते हैं कहाँ, जहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग का हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा इंजीनियरिंग वर्क होगा या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होंगी हमारे, उसमें हम इनको यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ आपका, ठीक है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। अब आपको याद रखना कि मैकेनिक्स किसके लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है रिजिड बॉडी के लिए, ये होता है रिजिड बॉडी के लिए। अब इसमें ये हमारे अजम्पशन है कि हम जब भी पढ़ेंगे, जब भी हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स के अंदर रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में नहीं होगा, आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये चीज कि आपको ये चीज याद रखनी है। मैकेनिक्स के अंदर हम जब भी पढ़ेंगे हम रिजिड बॉडी कब पढ़ेंगे। अब रिजिड बॉडी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी रिजिड बॉडी के आगे डेफिनेशन में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है कि रिजिड बॉडी जो मैकेनिक्स होता है वो हमारी रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे हम केवल उनको सॉल्व करेंगे। और वो आपको समझ में आया होगा तो आरएस कुर्मी का आपको जो पहला जो आपकी जो हेडिंग है उसके अंदर आपको सबसे पहले यही मिलेगा। अब इसके बाद दिया जाएगा कि इसके हमारे ग्रुप में, इसको हमने मैकेनिक्स को हमने दो ग्रुप में बांट रखा है, ठीक है। पहला है आपका स्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं स्थिति विज्ञान, और दूसरा है डायनेमिक्स जिसको हम बोलते हैं गति विज्ञान। अब देखिए स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है हमारा, स्थिति, यानी कि यहां पर हम देखेंगे रुकी हुई वस्तु को, क्या, रुकी हुई वस्तु, ठीक है। दूसरा है हमारा गति यानी गतिशील वस्तु। आपको इन दोनों की डेफिनेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक्स की बात, फिर करेंगे हम डायनेमिक्स की बात। तो देखिए स्टैटिक्स हमारा क्या होता है, स्टैटिक्स हमारा किसके लिए, रुकी हुई वस्तु के लिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैकेनिक्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में मैकेनिक्स के जो भी सिंपल लॉ थे उनका हम यूज कर रहे थे। अब मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे इसकी फोर्स की। मैकेनिक्स हमारा क्या है, ब्रांच ऑफ, एक तरीके से देखा जाए तो फोर्स है। हमें सबसे ज्यादा इसमें पढ़ना है फोर्स के बारे में। आपकी जो फोर्स है वो रिजिड बॉडी पर कैसे एप्लीकेबल, मैंने बोला ना किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए होता है, लेकिन क्या करता है, हम फोर्स लगाते हैं। तो जितने भी फोर्सेस के हम अध्ययन करेंगे, जितना भी फोर्सेस का अध्ययन करेंगे रिजिड बॉडी के ऊपर, वो हमारा मैकेनिक्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। बल, तो हम क्या करें, मैकेनिक्स की अगर हम सिंपल परिभाषा देना चाहें तो मैकेनिक्स की एक सिंपल परिभाषा और बनती है कि विज्ञान की वह शाखा, इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा जिसमें हम बलों का और वस्तुओं पर उनके प्रभाव का, ठीक है ना। तो हम क्या, किस चीज का, अगर हम इंट्रोडक्शन में एक और हेडिंग जोड़ना चाहें किताब से हटके, तो क्या होगा, हम किसका अध्ययन करते हैं, फोर्स का यानी कि बल का और उनके प्रभाव का यानी कि देयर इफेक्ट्स। यानी कि हम मैकेनिक्स के अंदर किसका पढ़ते हैं, बलों को और उनके प्रभावों को पढ़ते हैं। अब हम स्टैटिक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे तो बल की बात ही और उनके प्रभावों की बात ही पढ़ेंगे, लेकिन उनका प्रभाव कैसा होना चाहिए। यहाँ पे हमारी बात आती है कि हम प्रभाव क्या होगा, वस्तु रुकी हुई होनी चाहिए। यानी कि विज्ञान की अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो स्टैटिक्स की आपको डेफिनेशन बुक में मिलेगी। The statics is the branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects. यानी कि while acting upon the bodies at rest, यानी कि जब वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, यानी कि वस्तु किस में है, रुकी हुई अवस्था में है, तब हम उस पर क्या करेंगे, बल का अध्ययन करेंगे। यानी कि उस पर लगने वाले जो बल होंगे और उनका जो प्रभाव होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए रुकी हुई वस्तु का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भारी चीज है, अब आप उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भारी चीज आप उस पर बल लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बल नहीं लगा रहे हैं, आप बल तो लगा रहे हैं उस पर, ठीक है। अब उस बल के कारण उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं ये हम उसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप रबर है, आप रबर बैंड है, रबर बैंड को आप पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो वो गतिशील तो नहीं हुई, वो रहे तो अपनी स्थिति में ही,
लेकिन वो क्या हो रही है, उसका स्टेन हो रहा है, उसमें स्टेन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे उस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। या हम देखना चाहेंगे कोई वस्तु सिंपल रखी हुई है, अब उस सिंपल रखी हुई वस्तु के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। जैसे कि इसके ऊपर अगर हम देखना चाहें, इस बॉडी के ऊपर हम देखना चाहें, तो इसमें क्या होगा, हमारा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, आपको पता होगा हमेशा नीचे की तरफ लगता है W, जो उसका भार होगा हमेशा mg लगेगा, और इसकी रिएक्शन निकलेगी ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। तो इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो भार लग रहा है, एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो इस तरीके से अगर वस्तु हमारी रुकी हुई है, तो उस रुकी हुई वस्तु पर लगने वाले जितने बल हैं, हम उनका जो अध्ययन करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। अब देखिए, अब आता है हमारा डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स की परिभाषा आपको, डायनेमिक्स की डेफिनेशन दे रखी है। द डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, डायनेमिक्स के अंदर गतिशील वस्तु पर हम बलों का अध्ययन करेंगे, यानी कि बलों का अध्ययन हम इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी हम बलों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कब, जब वस्तु गतिशील है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें हम वस्तु पर लगने वाले बल और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, जबकि वस्तु किस में हो, गतिशील अवस्था में, यानी कि मोशन में हो, ठीक है ना। तो मोशन, अगर गतिशील को देखें तो इन मोशन, हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको, मोशन में है, यानी कि वस्तु पर जो बल लग रहा है, बल तो लग ही रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट में क्या हो रहा है, वस्तु गतिशील है, ठीक है ना। तो हमारे क्या होगा, जैसे कोई पिंड है, ये हमारा 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, यानी वेग से चल रहा है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भाई इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, मान के चलिए 5 न्यूटन का, यहाँ पे इसका वेट होगा W बराबर mg, जो भी इसका वेट हो, ठीक है। इसका मास अगर m है तो W mg, यहाँ पे रिएक्शन लग रहा होगा। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी किसमें, डायनेमिक्स के अंदर। अब डायनेमिक्स के अंदर आपको ये तो पढ़ना है, लेकिन हम क्या करते हैं, डायनेमिक्स को हम और इजी बनाने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज अगर आपको किसी 2 भागों में बांट रहे हैं, 2 या 3 भागों, जितने भागों में बांट रहे हैं, वो उसके अध्ययन के लिए, उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब डायनेमिक्स को हम आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपके पास दो इसको अलग से हम डिवाइड करते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान, ठीक है। इसको बोलेंगे हम बल विज्ञान, बल गतिकी विज्ञान, ठीक है ना, या बल गतिकी। आपको इन दोनों को हम क्या करेंगे, डायनेमिक्स को फिर से हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, पहला काइनेटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स। अब देखिए, पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको, शुद्ध गति क्या होती है या शुद्ध गति विज्ञान क्या होगा आपका। देखिए, काइनेटिक्स हमने क्या माना, हमने डायनेमिक्स का मतलब केवल इतना बोला कि हम गतिशील वस्तु पर अध्ययन कर रहे हैं। अब गतिशील वस्तु पर हमारे बल तो लग रहे हैं, गतिशील वस्तु पर बल लग रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, उन जो बल लग रहे हैं उनका अध्ययन ना करें। तो काइनेमेटिक्स में हमारा क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस का, यानी कि जो फोर्सेस हैं जो गति करा रहे हैं, यानी कि हम गति का तो, जो गतिशील हो रही होगी वस्तु, गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन जिन फोर्सेस की वजह से गतिशील है उनका अध्ययन नहीं करेंगे। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो हम इसका वायलेशन कर रहे हैं, मैकेनिक्स का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स, लेकिन हम इसमें क्या बोल रहे हैं, हम इसमें फोर्सेस का अध्ययन नहीं करेंगे, हम केवल इसमें क्या करेंगे, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, जो भी अन्य कारक होंगे। जैसे हमने क्या करा, हमने बोला कि हमने एक बॉल रखी और उस पर हमने कोई फोर्स लगाया, तो ये बॉल कितनी तेजी से आ रही है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, इसका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि वेग क्या है, और इसका त्वरण क्या है, ये सब चीज हम, या इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ठीक है ना, यानी कि इसने विस्थापन कितना किया 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, हम ये सब चीजें देखेंगे। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें केवल इसकी जो फोर्सेस के अलावा, यानी कि केवल जो गति हो रही है उससे रिलेटेड जो भी चीजें, टर्म्स होते हैं हमारे, जो भी चीजें होती हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति विज्ञान। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अध्ययन करेंगे इसका, फोर्सेस का भी करेंगे, यानी कि गति तो कर रही है वस्तु, लेकिन किन किन फोर्सेस की वजह से कर रही है, कैसे कैसे गति कर सकती है वो, उस तरीके से, ठीक है। जैसे कोई वस्तु ऊपर हम फ्रीली गिराते हैं उसको जमीन पर ले जाके h हाइट से, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे mgh फोर्स लगता है हमारा, ठीक है ना, mgh हमारा जो आपका निकलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी,
यहाँ पर वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, हम ये भी फाइंड करते हैं इसमें। तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, जो हम इसका जो वेट है, वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस पे हवा का कितना रेजिस्टेंस लग रहा होगा, हम इसका भी अध्ययन करेंगे, यानी कि हवा से जितना इसको बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो हम बलों का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मतलब हम वेलोसिटी यानी गतिशील वस्तु का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो गतिशील है किन वजह से, किन फोर्सेस की वजह से गतिशील है, उनको भी हम अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी मैंने क्या कहना चाहा है, कि काइनेमेटिक्स में हम गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन हम जिस फोर्सेस की वजह से गति हो रही है उसको अध्ययन नहीं करेंगे। चलिए इसको समरी कर लेते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका वैसे तो। और हाँ, आपको याद रखना है कि जो भी मैं समझाऊंगा उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। बुक में जो भी दे रखा है वो तो अच्छी बात है, आप अपनी भाषा में शॉर्ट नोट और बनाइएगा, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम। आज हमने स्टार्ट कराया अपना आर एस खुरमी, जो हमारी मैंने बोला जैसे कि ग्रंथ है हमारे लिए, मैकेनिकल वालों के लिए। इसको अगर जो बच्चा तैयारी करने के लिए एंटर मारता है तो सबसे पहले आप सुनते होंगे कि भाई आपको आर एस खुरमी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो छोटा बड़ा सीखने पड़ेंगे, तो ये हमारे छोटा बड़ा सीखने के लिए ही है एक तरीके से। और अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप अपने डिप्लोमा की बुक्स जरूर पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। और अगर वो आपने अच्छे से पढ़ रही हुई है तो आपको ये बुक बहुत आसान लगेगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी पढ़नी आपको यही पड़ेगी। तो देखिए मैकेनिक्स की हम बात करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, रिजिड बॉडीज की। मैंने बताया आपको जो रिजिड बॉडी होंगी उसके अंदर ही वो हमारी मैकेनिक्स के अंदर ही आती हैं। फिर मैंने इसको बताया आपको परिचय, इंट्रोडक्शन क्या था कि इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बलों का और उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो भी हमारे फोर्सेज होंगे और उनके इफेक्ट जो होंगे उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा मैंने बोला आपको बल, ठीक है। अब इसके बाद स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स हमारी क्या होती है और डायनेमिक्स हमारी क्या होती है। स्टैटिक्स हमारी होगी जब वस्तु रुकी हुई होगी तब उस पर लगने वाले जो बलों का अध्ययन होगा वो हमारे किस में आएगा, स्टैटिक्स के अंदर। और जो डायनेमिक्स होगा, डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा कि जब वस्तु किस में होगी, गतिशील अवस्था में होगी। अब गतिशील अवस्था में तो होगी, अब गतिशील अवस्था में जिन बलों के कारण है अगर हम उसको ही ना पढ़ें तब उसको बोलेंगे शुद्ध गति, इसको बोलते हैं प्योर मोशन, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, प्योर मोशन एक तरीके से, यानी कि हम केवल मोशन का अध्ययन कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा फोर्स कौन सा है, किन फोर्सेस की वजह से वो गतिशील है। बल गति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फोर्सेस, जो हमारे बल हैं उन बलों के कारण जो गति हो रही है, यानी कि बल के साथ साथ हम किसका अध्ययन करेंगे, गति का। तो फोर्स प्लस मोशन, ठीक है, यानी कि बल प्लस गति, इन दोनों का हम अध्ययन करते हैं, इसको हम बोलेंगे बल गति की। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, किसी बच्चे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपने समझ लिया तो आपको आर एस खुरमी आप आराम से क्लियर कर लेंगे, उसको जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको लगा पाएंगे। चलिए तो आगे हमारा जो अगला इसमें हेडिंग दे रखी है वो दे रखी है फोर्स, यानी कि बल। तो देखिए अब फोर्स की हम बात करते हैं तो फोर्स हमारा क्या होता है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में आया था हमारा कि बल हमारा क्या होता है। तो बल हमारा होता है वह कारक, बल हमारा वह कारक है, अगर हिंदी में बात करें तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गतिशील कर देता है या गतिशील करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन थी हमारी बहुत बेसिक डेफिनेशन थी। अब आप डेफिनेशन सी पढ़ेंगे तो देखिए आपकी जो बुक में दे रखी है वो क्या है, इट मे बी, यानी कि फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय। तो देखिए क्या क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, ठीक है ना, उत्पन्न कर सकता है। और टेंड्स टू प्रोड्यूस, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने यानी उत्पन्न करने का प्रयास करना, टेंड्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आपको समझने का अच्छे से, ठीक है। टेंड्स टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, आपको इन दोनों को अच्छे समझ लेना है। उत्पन्न यानी कि जो बल होता है, बल हमारा क्या क्या काम कर सकता है, मोशन को उत्पन्न कर सकता है या उसको उत्पन्न करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोशन, डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, बल की हमने परिभाषा दी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है या किसी वस्तु की गति को खत्म कर देता है या खत्म करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए अब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
मान के चलिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हर हम बल लगाते हैं तो बल से हमारा क्या क्या हो सकता है वो देखिए। केवल इसमें दिए तो भी यही चीज है, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए मेरे पास एक ये गाड़ी है, ठीक है ना, एक ये गाड़ी है। अब ये चल रही है 3 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये 3 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे विपरीत दिशा में कोई बल लगा दें तो क्या चलेगी, हो सकता है इसको हम क्या करें, रोक दें। या मान के चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं प्रोड्यूस की। प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे तो अभी वस्तु रेस्ट में है, यानी कि स्थिति पे एक जगह पर रखी हुई है, स्टैटिक है। हम इस पर एक बल लगाते हैं F, तो क्या होगा, ये मान के चलिए 3 मीटर पर सेकंड के वेग से ये चलना स्टार्ट कर देती है, तो हमारा क्या हुआ है, प्रोड्यूस। अब मान के चलिए हम इतना बल लगा रहे हैं कि ये मोशन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो क्या, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं। जैसे एक दीवार है, अगर हम दीवार पे धक्का लगाएं तो दीवार भले ही चले ना, लेकिन हम बल तो लगा रहे हैं ना, अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि टेस्ट टू प्रोड्यूस क्या होता है, यानी कि प्रयास करता है, जरूरी नहीं है कि हो जाए, क्योंकि हम बल लगाने के बाद कार्य कब मानते हैं, जब विस्थापन होने लगे। लेकिन विस्थापन अगर नहीं हो रहा फिर भी हम बल तो लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस हो गया। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, देखिए हमने F न्यूटन का बल यहाँ से लगाया, अगर हम क्या करें F न्यूटन का ही बल इस तरफ से लगा दें तो क्या होगा, ये वस्तु रुक जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम इसको 5 न्यूटन से यहाँ से खींचें, इस वाले हाथ से खींचें, और फिर 5 न्यूटन से इस हाथ से खींचें, तो आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपने वहीं रखेगा। यानी कि जैसे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसके विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का लगाएं तो ये रुक जाएगी। तो इसने क्या करा, मोशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि जो गति थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये तो दो इसके जो प्रभाव हुए वो हो गए। तीसरा प्रभाव देखिए मैं बताता हूँ आपको। तीसरा प्रभाव क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, दिशा को परिवर्तित कर देता है, दिशा परिवर्तन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बल क्या क्या कर सकता है, तो बल क्या कर सकता है, गति को उत्पन्न कर सकता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है, गति को बंद कर देता है या बंद करने का प्रयास करता है। फिर क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन, दिशा का परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये जो एक गाड़ी है ये इस तरीके से चल रही है, लेकिन मैं इस पे इस तरीके से फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, ये ऐसे जाने लगेगी। यानी अगर ये नॉर्थ है, मान के चलिए नॉर्थ है और ये ऊपर ऐसे जा रहा है नॉर्थ की साइड, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बल लगाएंगे ये क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाने लगेगा, यानी कि इस तरफ जाने लगेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिशा परिवर्तन, ठीक है। तो क्या क्या, और फोर्थ चीज क्या होता है, फोर्थ चीज होता है स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। स्ट्रेस प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस यानी प्रतिबल उत्पन्न कर देता है, प्रतिबल उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। अब प्रतिबल कैसे उत्पन्न होंगे वो देखिए। जैसे हम ये वस्तु लें, आपने क्या करा कि इसमें हमने बल लगाए, दोनों विपरीत दिशा में बल लगाए, यानी कि एक 5 न्यूटन का यहाँ से, 5 न्यूटन का यहाँ से, तो भले ही ये वस्तु कहीं जा नहीं रही, लेकिन इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, ये अपने अंदर ही टूट रही है, मतलब इसके अंदर ही बल उत्पन्न हो रहे हैं जो इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप ऐसे खींचते हैं तो टूट जाती हैं। वो टूटती क्यों है, क्योंकि वो गति नहीं कर पा रही, ठीक है ना। अगर वो गति करना शुरू कर देंगे तो उन पर स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रतिबल। जैसे कोई बॉडी है, हम इस पर 5 न्यूटन का बल यहाँ से लगाएं और 5 न्यूटन का यहाँ से लगाएं, तो ये वस्तु कहीं जाएगी तो नहीं, ये जा तो नहीं पाएगी, लेकिन ये टूट जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक प्रतिबल उत्पन्न होगा, जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे। तो क्या क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको, गति उत्पन्न कर सकता है या बंद कर सकता है, ठीक है ना, गति को खत्म कर सकता है या प्रयास करता है। यहाँ पर चेंज द डायरेक्शन यानी कि दिशा का परिवर्तन कर सकता है। फोर्थ मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस यानी कि जो प्रतिबल होते हैं उनको जनरेट कर देता है, ठीक है ना। तो वस्तु गतिशील तो नहीं होगी, लेकिन वो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे, जिससे कि वो अपने अंदर ही टूट जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। या तो टूट जाएगी, नहीं तो उसके अंदर खराबी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए, अब अगला जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हम अगर किसी मोशन को, अगर हमें किसी फोर्स को दर्शाना है या फोर्स को हम पूरी तरीके से डिफाइन करना है या उसको बताना है किसी चीज पर, तो हमें क्या क्या चीजें बतानी पड़ेंगी। तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं परिमाण। अब बल क्योंकि क्या है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि में आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, दिशा प्लस परिमाण दोनों चीजें होती है, ठीक है ना। अब हमें किसी बल को पूरी तरीके से निरूपित करना है, यानी पूरी तरीके से उसको डिफाइन करना है, उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो
बल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी वो हमें दिखाना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा होगा पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है ना, यानी क्रिया बिंदु जिसको बोलते हैं हम, क्रिया बिंदु। तीसरा होगा आपका लाइन ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं हम क्रिया रेखा, ठीक है ना, क्रिया रेखा। और फोर्थ होगा इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, या नेचर ऑफ फोर्सेस, या डायरेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स यानी कि बल का जो नेचर होगा, ठीक है ना, प्रकृति, बल की प्रकृति, ये हमें इन चारों चीजों को बताना है। अब देखिए इन चारों चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये एक बॉडी है, आपने अब तक जैसे कोई बॉडी है उस पर जब बल दिखाते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, आप बल दिखाएंगे तो आपको इस तरीके से एरो बनाना पड़ता है। तो एरो का मतलब ही क्या हो गया आपका, एक तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और दूसरा हो गया नेचर ऑफ फोर्स यानी कि नेचर क्या है इसका। तो आपको नेचर समझ में आ जाएगा कि भाई इसको धक्का देना चाहता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, नेचर को हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड परिमाण, अब परिमाण का मतलब क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं हमेशा 5 न्यूटन या 10 न्यूटन जो भी हुआ, तो ये क्या हुआ, इसका परिमाण हुआ। अब बात आती है इसके पॉइंट ऑफ एक्शन की। पॉइंट ऑफ एक्शन क्यों जरूरी है, देखिए पॉइंट ऑफ एक्शन इसलिए जरूरी है कि ये किस जगह किस पॉइंट पे वर्क कर रहा है, यानी जो हमारा फोर्स है किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, एक्ट कर रहा है, उस पर हमें डिपेंड करता है कि वस्तु क्या गति करेगी। जैसे आप कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर आप इसके मिडिल में फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, स्लाइड ही करेगी, इसका ये 100% चांस है स्लाइड ही करेगी, ये टर्न नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं यही फोर्स उठाकर यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं तो हो सकता है टपल कर जाए, यानी कि ये इस तरीके से लुढ़क जाए, ऐसे करके लुढ़क जाए, या तो ये लुढ़क जाएगी या हो सकता है स्लाइड कर जाए। तो हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मोशन होगा वो क्या होगा, सही है ना। तो पॉइंट ऑफ एक्शन पे हमारा डिपेंड करेगा। पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा क्या होता है कि जिस पॉइंट पर हमारा बल लग रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ एक्शन भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपको रिएक्शन दिखानी है तो आप रिएक्शन हमेशा उसके मिडिल से दिखाएंगे, आप रिएक्शन यहाँ से नहीं दिखा सकते, सही है ना, क्योंकि रिएक्शन हमारी कहाँ से निकलती है, जहां से हमारा वेट लगता है। अब वेट हमारा क्या लगता है, जो उसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो हम उस पॉइंट से निकाल सकते हैं। तो वो बल हमारा जिस पॉइंट पर लग रहा है या उस जिस पॉइंट से निकल रहा है, बात वही है। तो हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एक्शन हमें पता होना चाहिए। तो बल का हमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण पता होना चाहिए, दूसरा हमें पता चलेगा कि क्रिया बिंदु पता होना चाहिए, क्रिया बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पर है हमारा, तो यह हमें अच्छे से उसको बनाना है। दूसरा हमारा लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर जिस बिंदु पर बल लग रहा है, बल तो लग ही रहा है, लेकिन ये बल उस पिंड के अंदर किस उसकी क्रिया रेखा पर कहाँ काम कर रहा है, इस पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यानी कि हमें वो भी दिखाना पड़ेगा कि इसकी क्रिया रेखा क्या है, तब हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम, तब हम इस क्रिया रेखा का यूज करेंगे। अभी मैं इसका केवल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने क्या करा, हमने अगर इसको यहाँ फोर्स लगाया, अब देखिए अगर हम हमारे रिएक्शन यहाँ पे हमारी रिएक्शन लग रही है, तो इस रिएक्शन की जो रेखा है बॉडी के अंदर जो क्रिया रेखा है वो हमारी कहाँ जा रही है, हम इस पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा, या इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से रेखा निकल रही है, तो उसका भी हमारा जो प्रभाव पड़ेगा उसको भी हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें लाइन ऑफ एक्शन की, और तीसरा फोर्थ हमारा क्या था, नेचर ऑफ फोर्स, यानी कि बल की प्रकृति क्या है, हमें इस पे ही पढ़ना है। तो बल की प्रकृति का मतलब क्या है कि बल कैसा हमारा टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेसिव फोर्स जो वस्तु की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और वस्तु से बाहर आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम टेंसाइल फोर्स, इसको बोलते हैं हम कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न बल, इसको बोलते हैं टेंसाइल। हमेशा याद रखिए टेंसाइल फोर्स हमेशा वस्तु से बाहर जाता हुआ दिखता है, और जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो हमेशा वस्तु की तरफ आता हुआ दिखता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितना भी मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है इनको प्लीज रिवाइज करिएगा अपनी, और जिसके पास डिप्लोमा वाली बुक है, जो भी डिप्लोमा अभी कर चुका है या कर रहा है, अगर उसके पास मैकेनिक्स की बुक है तो प्लीज इसको अपनी बुक से और पढ़ें। ये तो केवल क्योंकि मैं आपको RS फॉर्म ही समझा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता सब चीज, मैं मतलब पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको भी मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा जो भी एग्जाम में आता है।
तो इसमें से देखिए आज जो मैंने पढ़ा उसमें से क्या आता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मैग्नीज की डेफिनेशन दी जाती है, मतलब आपको डेफिनेशन दी जाती है, फ्री पूछा जाता है किसकी डेफिनेशन है, मैग्नीज की है या फिजिक्स की है या किस चीज़ की है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन फिर उसको वो पार्ट में बांटता है कि मैग्नीज के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती है हमारी, स्टैटिक्स होती है, डायनामिक्स होती है, काइनेटिक्स होती है, काइनेमेटिक्स होती है, या इनमें से कोई नहीं होती, या कौन सी होती है, या इनमें से कौन सी रुकी हुई होती है। कभी कभी वो क्या करेगा, स्टैटिक्स की डेफिनेशन दे देगा, स्टैटिक्स की डेफिनेशन देने का तो पूछेगा ये स्टैटिक्स की डेफिनेशन है, डायनामिक्स की है, काइनेटिक्स की, किसकी है। इसी तरीके से वो डायनामिक्स के साथ करता है, ऐसे ही काइनेटिक्स के साथ, ऐसे ही काइनेमेटिक्स के साथ। उसके बाद आपको फोर्सेस दे दे, फोर्स की आपको डेफिनेशन दे देगा, वो फिर पूछेगा कि किसकी डेफिनेशन है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है, ये किस चीज़ की है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स की आपको परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद ये फोर्स के बाद फोर्स की इन चारों में से कोई तीन चीज़ दे देता है, तीन ऑप्शन में ये दे देगा, चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो आपको क्या करना है, वो रॉन्ग है। वो आपसे पूछेगा कि बल को पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए, पूर्णतः निरूपित करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या किन किन कारकों की आवश्यकता होगी, तो आपको वो क्या करेगा, इन तीनों पॉइंटों को दे देगा, चौथे ऑप्शन में चौथा ऑप्शन रख देगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें से चारों में से कोई भी दे देगा, चाहे ये वाले तीन दे दे, चाहे ये तीन दे दे, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आज का जो भी मैंने समझाया अगर आपको वो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, और आपको जो भी समझने में नहीं आएगा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो उसके बारे में अच्छा बता दीजिएगा कि भाई हाँ हमें अच्छा लगा, आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी, आपको कहीं कमी लग रही है, तो प्लीज़ कमी को भी जरूर बता दीजिएगा कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आपने ये चीज़ क्लियर अच्छे से नहीं करी है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।